प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग TGT PGT कला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं। मैराथन क्लास चल रहा है, तो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए, लाइव क्लास से जुड़ने के लिए, मैराथन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक क्लास हमारा पहुँच सके और अधिक से अधिक लोग हमारे क्लास को ज्वाइन करके अपने ज्ञान को विस्तार दे सकें। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक पे चल रहा है क्लास। मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, तैयारी में गति दीजिए, तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो आप लोग जल्दी आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने मित्रों के पास, जिससे और लोग क्लास से जुड़ सकें। आज का हमारा मैराथन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न मित्रों, रामायण ग्रंथ का रचना काल कब माना जाता है? तो रामायण काल का जो माना जाता है, रचना काल माना जाता है, 500 ईसा पूर्व माना जाता है। 500 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है रामायण ग्रंथ के रचनाकाल। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो रामायण के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, रचयिता हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, ये भी पूछा जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट हमारा है रामायण में कला को किस नाम से जाना जाता था? तो रामायण में कला को जाना जाता था, शिल्प के नाम से जाना जाता था, शिल्प कलाकार। या रामायण काल के समय जो है किस नाम से कला को जाना जाता था? तो शिल्प के नाम से जाना जाता था। जो कलाकार होते थे उन्हें शिल्पकार कहा जाता था, जो कार्य करते थे उन्हें कला को शिल्प कहा जाता था। इस कारण कहा जाता था कि उस समय कोई संसाधन नहीं थे, जैसे आज के समय में लिथोग्राफी है, कागज़ है, कपड़े है, बोर्ड है, जिस भी तरीके से धरातल पे हम काम करते हैं, इस प्रकार के संसाधन नहीं थे। शिल्प मीन्स पत्थर होते थे, पत्थरों पे उस समय कार्य किए जाते थे। इसी कारण जो है कला को शिल्प कहा जाता था, शिल्प कला। नेक्स्ट है हमारा थेरा थेरी ग्रंथ नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अर्थात आपको मालूम होगा कि बौद्ध धर्म के जितने भी सारे ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित आपको मिलेंगे लेख, वो सारे पाली भाषा में लिखे मिलेंगे। तो थेरी ग्रंथ नामक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रामायण में किसके समय में चित्रशाला थी? अर्थात रामायण काल के समय किसके समय में चित्रशाला बने थे? तो रावण के समय में चित्रशाला बने थे। अर्थात रावण भी एक कला प्रेमी था उस समय, जो अपने राज दरबार में, अपने महल में चित्रशाला बनवाया था। तो रामायण काल के समय जो है चित्रशाला बना था, जो है रावण के समय में। जैसे ये मध्यकाल में आते हैं, 1526 के बाद के जो समय है अकबर का, जो अकबर को एक कुशल शासक बताया गया है। अर्थात उससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि चित्रशाला का जो है गोदाम किसे कहा गया है, भंडारण जिसमें चित्रशाला कहा गया है, तो अकबर को कहा गया था मध्यकाल के समय में। ठीक उसी प्रकार से रामायण काल के समय जो बताया गया चित्रशाला किसके समय में था? तो रावण के समय में था। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पिटका है।
विनय पिटका। तो विनय पिटक। तो बौद्ध काल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है विनय पिटक है। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो इससे पूर्व ही मैं बता दिया हूँ कि जितने भी सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ प्राप्त हैं या लेख प्राप्त हैं सारे जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत तथा रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो मेघदूत जो है और रघुवंश जो ग्रंथ हैं इसके रचनाकार कौन हैं? तो कालिदास हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, हथिनियों के चित्र को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखून से उसके वक्ष स्थल विदर्पण कर दिया। अर्थात हाथी हथिनियों के जो चित्र बने थे उसे शेर असली समझकर अपने नाखूनों से उसके वक्ष पर जो है आक्रमण कर दिया या उसको जो है हमला कर दिया। ये उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? यह उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो रघुवंश महाकाव्य से मिलता है। रघुवंश महाकाव्य से मिलता है। इस क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, चित्रलक्षण ग्रंथ का रचनाकार कब माना जाता है? चित्रलक्षण ग्रंथ का रचनाकाल या समय कब माना जाता है? तो चित्रलक्षण जो लिखा गया था उसका समय 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो चित्रलक्षण जो आपका चित्रसूत्र या चित्रलक्षण जो ग्रंथ है आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, चित्रलक्षण मीन्स चित्रलक्षण से ही चित्र प्रारंभ हुआ। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो नग्नजीत हैं। चित्रलक्षण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो नग्नजीत हैं। इन पे भी एक छोटी सी कहानी है, इसको आप लोग यदि याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। वो कहानी इस प्रकार से, जैसे आपने अनिरुद्ध और चित्रलेखा के बारे में, अनिरुद्ध और उषा के बारे में आपने पढ़ा, प्रेम कथा के बारे में, ठीक उसी प्रकार से है। वो चित्रलक्षण में था, वो चित्रसूत्र में था, ये चित्रलक्षण में है। तो ये राजा नग्नजीत जो हैं इनका जो है नाम भयजीत था, जो अपने शासन में बहुत एक कुशल शासक या राजा थे। इनके राज्य में एक ब्राह्मण के जो है पुत्र था, उस पुत्र का जो है अकाल मृत्यु हो जाती है। तो ब्राह्मण का जो पुत्र मृत्यु हो जाने पे ब्राह्मण जो है महाराज राजा भयजीत के पास आता है और ये दोष उन पे थोपता है, कहता है कि आप जो है एक सही राजा नहीं हैं। आप अपने शासनकाल में आपके अंदर दोष है या आपके अंदर वो अपराध है जिसके कारण हमारा पुत्र जो है अकाल मृत्यु हो गया। ये चीज़ राजा को सुनने के बाद बहुत अजीब महसूस होता है, ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, बहुत दुखित होते हैं, क्योंकि ये दोष उस अज्ञानी पंडित ने उन पर थोप देता है और उसे विश्वास दिलाने के लिए एक कुशल राजा होने के कारण जो है उस पर बहुत चिंतित होते हैं। तो उसका हल निकालते हैं, अर्थात जब दूत आते हैं उनके दूत से राजा जो है, जब यमराज के दूत आते हैं तो नग्न अवस्था में आते हैं और उनके जो है उनको ले जाने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनसे वो लड़ाई करने लगते हैं, ऐसा बताया गया है। लड़ाई करने लगते हैं राजा भयजीत जो है,
और लड़ाई करते करते उनके दूत को पराजित कर देते हैं। तो फिर इसके बाद उन्हें सूचना मिलती है तो यमराज जो स्वयं आते हैं और वो भी जो है इनसे लड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो लड़ाई करते प्रारंभ करने से पहले ही ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उस विवाद का जो है कारण जानते हैं, पूछते हैं कि क्यों आपस में लड़ रहे हैं। तो ये भी राजा भी एक शक्तिशाली राजा था उस समय का। तो वहाँ पे ये चीज़ बताते हैं कि ये सारी पूरी कहानी बताते हैं राजा जो है भयजीत ब्रह्मा जी से, और ये कहते हैं कि इस पंडित का जो पुत्र जो है, पंडित का पुत्र जो है मर गया और हमारे ऊपर सारा आरोप डाल रहा है, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए इसकी प्राण हम बचाना चाहते हैं। तो उसका हल निकालने के लिए तो उन्होंने कहा कि ये प्रकृति का जो है नियम है कि धरती पे जो पैदा होगा, जो जन्म लेगा, निश्चित है कि उसका एक ना एक दिन किसी ना किसी तरीके से मृत्यु होगा, ये सत्य है और ये इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी जो है हमने उसको वचन दे दिया है कि हम आपके पुत्र को वापस करेंगे, चाहे जो भी हमको करना पड़े तो हम करेंगे। इनके दूतों को हमने पराजित किया है, इनको भी पराजित करेंगे। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि ये तो अनर्थ हो जाएगा कि जब जो है या राजा हार जाएंगे, राजा मर जाएंगे, तो एक कुशल राजा हैं, एक अच्छे राजा हैं, तो इनकी प्रजा जो है परेशान हो जाएगी और बिखर जाएंगे, और या तो वो हार जाएंगे, यमराज हार जाएंगे, तब भी जो है एक अनर्थ हो जाएगा। तो इस पर एक चिंतन करते हैं, कहते हैं कि एक जो है आप प्रतिमा बनाइए, एक पुतला बनाइए जिसमें हम प्राण डाल देंगे। तो उन्होंने राजा भयजीत ने एक पुतला बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एक पुतला बनाइए, उसका हम सेम उसकी कॉपी तैयार कर देंगे, उसमें प्राण डाल देंगे और आप जो है ब्राह्मण को भेंट कर दीजिएगा कि आपका जो है पुत्र हम जीवित करवा दिए, आपका पुत्र जो है ठीक है, जिंदा है। तो इस कारण से आप दोष मुक्त भी हो जाएंगे और ये भी जिंदा हो जाएगा। प्रकृति के नियम को हम नहीं बदल सकते। तो उन्होंने राजा भयजीत ने उस पुत्र का पंडित के जो पुत्र था उसके जो है एक प्रतिमा तैयार करवाते हैं, एक चित्र तैयार करवाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और उसमें ब्रह्मा जी प्राण डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसका रूपरेखा होता है और उसे ले जाकर भेंट कर देते हैं, आपका जो पुत्र ठीक है। तो इससे वो मुक्त हो जाते हैं। अर्थात तभी से जो है राजा भयजीत मीन्स वो निडर थे, किसी से नहीं डरते थे, अर्थात भयजीत का नाम नग्नजीत हो गया। नग्नजीत मीन्स नग्न प्रेतों पे उन्होंने विजय प्राप्त किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछता है कि नग्नजीत का प्राचीन नाम क्या है, तो भयजीत था। तो ये राजा जो है, उन राजा का नाम नग्नजीत पड़ गया, नग्न प्रेतों पे उन्होंने विजय प्राप्त किया, ये कहानी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चित्रसूत ग्रंथ के प्रति 6वीं शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुआ? तो चित्रसूत की जो ग्रंथ की जो है 6वीं शताब्दी में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तिब्बत से प्राप्त होते हैं। चित्रसूत से प्राप्त होते हैं, तिब्बत से प्राप्त होते हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ कितने अध्याय में विभक्त है? अर्थात चित्र जो लक्षण है वो कितने अध्याय में विभक्त है? तो 3 अध्याय में विभक्त है। नेक्स्ट हमारा है, नग्नजीत का पूर्ण नाम या पूर्व का नाम जो था या प्राचीन नाम था वो भयजीत था। नग्नजीत का जो पूर्व नाम था, पहले का नाम था भयजीत था। कहानी पूरा बता दिया गया है कि नग्न प्रेतों पे विजय प्राप्त करने के बाद उनका नग्नजीत नाम पड़ गया, पहले का नाम जो था भयजीत था। इसी कारण जो है नेक्स्ट हमारा है, राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? ये भी पूछा जाता है कि राजा भयजीत का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? तो आपके ऑप्शन में रहेंगे नग्न प्रेतों पे विजय। तो उसमें जो है क्योंकि पड़ा, नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसी कारण जो है नग्नजीत का नाम जो है, भयजीत का नाम नग्नजीत पड़ा। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तथा भारतीय चित्रकला का जो शुभ प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ? तो शिला चित्रों से हुआ।
शिला चित्र क्या है मित्र? शिला चित्र मीन्स शिला मीन्स पत्थर होता है। पत्थर पे बने जो चित्र प्राप्त हुए हैं, अर्थात आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में जिसका कोई प्रागैतिहासिक काल अर्थात जिस समय का कोई लिखित चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हैं, अर्थात साक्ष्यों के आधार पर उस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं। जो शिलाओं पे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र उस समय की मानव की सभ्यता की जो चित्र प्राप्त हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा, गेरू से, कोयले से, हिरोजी से, तो उन सारे शिलाओं के द्वारा जो है हमें ज्ञान होता है चित्रकला के बारे में कि चित्रकलाकार जो है प्रादुर्भाव या प्रारंभ यहाँ से माना जाता है हुआ है, जहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो आज का जो आधुनिक समय है, इस समय शैली का जो जनक कहा गया है अविनाश टैगोर जी को कहा गया। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जो जनक कहा गया है अविनाश ठाकुर को कहा गया है, टैगोर को कहा गया है। ये अविनाश ठाकुर जो है ये बंगाल के जो है वास्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, बंगाल स्कूल के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका जो है जन्म जो है बिहार के जोड़ा शाहू नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? तो भारतीय जो चित्रकला है क्या प्रधान है? अर्थात हमारे जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान देश है, अर्थात रेखा प्रधान है। आपने देखा होगा कि हमारे अजंता में सबसे श्रेष्ठ जो कार्य हुए हैं वो रेखा के आधार पे हैं, जो रेखा शैली के आधार पे हैं, अर्थात अजंता में 21 प्रकार की रेखाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारा है सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कौन हैं? तो सौंदर्य शास्त्र में सत्यम एवं सुंदरम की जो प्राप्ति होती है, सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता बामगार्टन हैं। ये सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आयाम कितने प्रकार के होते हैं? आयाम कितने प्रकार के होते हैं? तो आयाम 3 प्रकार के होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। कोई घन होता है, जैसे कोई घन है, कोई डिब्बा है, तो उसके जो आयाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात उस वस्तु की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है या गहराई होती है। तो कहने का तात्पर्य है लंबाई, चौड़ाई, गहराई तथा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या हम गहराई कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। जैसे एक कुआं है, यदि एक उठा हुआ भाग है, जैसे एक पहाड़ है, तो उसको हम अगर मापेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को, यदि एक कुएं को हम मापेंगे, गहराई को मापेंगे, किसी जो है समुद्र की माप करेंगे तो उसके लंबाई और चौड़ाई, गहराई की माप करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चित्र में कितने आयाम होते हैं? तो 3 आयाम होते हैं। चित्र में कितने आयाम होते हैं? तो 3 आयाम होते हैं। मूर्ति में कितने आयाम होते हैं? तो 3 आयाम होते हैं। यहाँ पे जो दिया है जिसे हम 3D कहते हैं, तो 3D का अर्थ होता है मूर्ति। जिस मूर्ति को हम आगे पीछे चारों तरफ से देख सकते हैं उसे हम 3D कहते हैं। और चित्र सही देखा जाए तो 2 आयामी होता है, अर्थात 2 आयामी पे त्रियामी जो दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपका धरातल होता है, धरातल 2 आयामी होता है, उस धरातल पे त्रियामी दिखाने का प्रयास किया जाता है छाया प्रकाश के द्वारा। अगला है हमारा भारतीय कला में कितने आयाम होते हैं? तो भारतीय कला की जो है कितने आयाम होते हैं? तो 2 होते हैं। भारतीय जो कला होते हैं इसमें कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम होते हैं। 3 आयाम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ? तो मंडी की कला से, मंडी शैली से त्रियामी कला जो है आयाम शुरू हुआ।
जैसा कि आपने मैं बताया कि भारतीय जो हमारी कला है उसमें कितने आयाम होते हैं, तो उसे द्वयामी का कहा जाता है, या मूर्तिकला जो होता है उसे त्रियामी कहा जाता है। लेकिन 3 आयाम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मंडी शैली से या मंडी के कला से प्रारंभ होता है। अर्थात घन में कितने आयाम होते हैं, अर्थात घन में कितने आयाम होते हैं। तो मित्रों यहाँ पे देखिए गलत प्रिंट हुआ है। घन में कुल 6 आयाम होते हैं। घन कोई डिब्बा होता है, कोई बॉक्स होता है, बुक आपका होता है, उसमें कितने आयाम होते हैं? 6 आयाम होते हैं, जो हमें तीन आयामी दिखता है, जो हमें 3 भाग दिखता है। एक ऊपर का दिखता है, एक दोनों साइड का दिखता है। कोई वस्तु आप घन रखकर आप जैसे लूडो का जो वो लूडो वाला जो होता है गुट्टी होता है, उसमें आप देखेंगे तो 6 आयाम होंगे। कोई बॉक्स होगा तो 6 आयाम होंगे, लेकिन कहीं रख कर आप देखेंगे तो 3 आयामी आपको दिखेंगे। ये आपको 3 आयाम जो दिखाया है होते नहीं हैं, ये दिखते हैं। प्रश्न ये है कि घन में कितने आयाम होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 3 आयाम, ये 6 आयाम है। ये 3 आयाम आपको दिखते हैं। 6 आयाम होते हैं, जो 3 आयाम होंगे हमें दिखते हैं। अगला है नेक्स्ट, धरातल में कितने आयाम होते हैं? धरातल में कितने आयाम होते हैं जिस पे हम चित्रकारी करते हैं, जो हमारा बोर्ड होता है, कागज़ होता है, दीवार होता है। धरातल 2 आयामी होता है, उसमें 2 आयाम होते हैं, जिसे 2G कहा जाता है, और उस पर चित्र बनाने के बाद उसे 3D बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला हमारा है, शांत रंग की खोज किसने की? तो मित्रों, शांत रंग की जो खोज की थी वो अभिनव गुप्त ने किया था। अर्थात भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 ही रसों का उन्होंने वर्णन किया था, 8 ही भाव को उन्होंने वर्णन किया था। लेकिन जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्होंने अभिनव गुप्त ने 9 रस को बताया था, शांत रस को भी उन्होंने जोड़ा। मित्रों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में, मैराथन क्लास में। आप लोग क्लास से बने रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो सके, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का सिद्धांत किसका है? ध्वनि का सिद्धांत किसका है? तो आनंदवर्धन का व अभिनव गुप्त का है। ध्वनि का सिद्धांत किसका है? अभिनव गुप्त का, आनंदवर्धन का। नेक्स्ट इसी क्रम में, चीनी लिपि को क्या कहा जाता है? तो चीनी लिपि को कहा जाता है चित्रलिपि। चीनी लिपि को क्या कहा जाता है? तो चित्रलिपि कहा जाता है। अर्थात जो बनाया जाता था, जो लिखा जाता था, वो चित्र के द्वारा लिखा जाता है। अर्थात आपने सिंधु घाटी सभ्यता में, आपने मोहनजोदड़ो में देखा होगा, कुछ आपके मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। कुछ चीज़ों पे आपने देखे होंगे, लिखा हुआ देखे होंगे, तो जो उनकी लिखावट है, जो उनके लेख हैं, वो कोई ना कोई चित्रों के द्वारा लिखी गई हैं, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। नेक्स्ट है, कला क्या है? कला किसे हम कहते हैं? तो कला क्या है, ग्रंथ किसका है? कला क्या है, ग्रंथ किसका है? तो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि कला क्या है, ग्रंथ किसका है? तो कला ग्रंथ जो है टॉल्स्टॉय का है। अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो टॉल्स्टॉय ने संप्रेषण का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, कला संचार है। कला संचार है एक प्रकार से, ये किसने कहा है? तो
टॉल टॉश टॉल टॉय ने कहा, टॉल्स टॉय ने कहा है। कला संचार है किसने कहा है? तो टॉल्स टॉय ने कहा है। इन्होंने अपने विवेचना में ये कहा है कि कला संप्रेषण का सिद्धांत है, अर्थात प्रतिपादित किया, अर्थात जो भी हमें आज के समय में देखने को जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें जो भी मैसेज मिलते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित या नवपाषाण काल से संबंधित, जो भी सारे चीज़ें कला के रूप में विद्वान हैं, जो भी सारे चीज़ सृजित हैं, निर्माण हैं, वो हमें एक मैसेज देते हैं, एक हमें सूचना देते हैं, संप्रेषण करते हैं कि उस समय के जो कल्चर था, जो जनजीवन था, जो दैनिक जीवन था, इस प्रकार से था। जैसे हम लोग संप्रेषण या संचार हम कह सकते हैं, संचार हमारा जो माध्यम है आज के समय में वो हमारा डिवाइस हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया आधुनिक समय में। लेकिन आपने देखा होगा कि पूर्व के समय की जो हमारी संचार था, जो संप्रेषण था, वो एक कलात्मक था। पत्र या पत्रिका के माध्यम से या ग्राफ के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा किसी चीज़ को बताया जाता था या संप्रेषण किया जाता था, अर्थात उस समय की स्थिति को बताया जाता था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कला संचार। कला संचार है किसने कहा है? टॉल्स टॉय ने कहा है। टॉल्स टॉय ने कहा है कला संचार है, अर्थात हम इन्हीं कलाओं के द्वारा हम एक दूसरे व्यक्ति को मैसेज देते हैं, चाहे वो हमारा भावात्मक ज्ञान हो, चाहे रूपात्मक ज्ञान हो। जैसे हम किसी को कुछ सुना देते हैं शब्दों के द्वारा, शायरी के द्वारा, गीत के द्वारा या किसी भी भाव के द्वारा हम उसे सुना देते हैं, या चित्रों के द्वारा उसे हम कुछ दिखा देते हैं, तो एक संचार का रूप करता है। उसे हम उस चीज़ से रूबरू करा देते हैं, उस चीज़ से अवगत करा देते हैं। तो संचार एक प्रकार का कला है और कला एक प्रकार का संचार है, जो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जैसे आज के समय में आपने देख रहे होंगे कि पत्र पत्रिका का आज भी जो है समय है, चल रहा है। डाक के द्वारा आपके जो लिखे गए शब्द हैं वो चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो लिखित चीज़ें प्राप्त हैं उसके द्वारा हम अध्ययन करते हैं उस समय के बारे में, उस समय का जनजीवन कैसा था, या उनकी लिखी हुई रेखाओं के द्वारा, चित्रों के द्वारा उस समय के हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि हमारे आज के लगभग 5000 वर्ष पहले लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे या किस प्रकार के संसाधन प्रयोग करते थे। वो सारे चीज़ें उनके चित्रों में देखने को प्राप्त होता है। या वो कौन सी जो है शिकार करते थे, किस जानवर का शिकार करते थे, किस संसाधन का प्रयोग करते थे। जैसे आज के समय में बंदूक हो गया है, भाले हो गए हैं, तलवार हो गए हैं, तो उस समय तीर धनुष का होता था, भाला होता था और कुल्हाड़ी होता था। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक काल में कि पल्लावारम से जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मानव के सबसे प्रथम खोज थी जो पत्थर के हैं और उसमें लकड़ी के बेट लगे हुए थे। तो ऐसे ऐसे हमें उसके माध्यम से साक्ष्य प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट है, अगला हम जानेंगे अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अभिव्यक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो क्रोचे ने किया। क्रोचे ने कहा है, अभिव्यक्ति के सिद्धांत को बताया है। क्रोचे ने कहा कि अपने सिद्धांतों में कहा कि एक महान कलाकार ईश्वर के समान होता है। एक महान कलाकार ईश्वर के समान होता है जो अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है। क्रोचे ने कहा कि एक महान जो श्रेष्ठ कलाकार होता है ठीक ईश्वर के समान सृजन करता है, अर्थात यथार्थ रूप से वो सृजन करने का प्रयास करता है, जो उसकी मानव की आह्लाद की अनुभूति होती है, उसके जो है अभिव्यक्ति होता है। जैसे प्रकृति ने, ईश्वर ने, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने, ईश्वर ने धरती पे जितने भी सारे जीव हैं, मानव हैं, या जो भी सारे तत्व हैं, पदार्थ हैं, जो भी सारे हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, विद्वान हैं,
ये सारी चीज़ों को जो है ईश्वर ने बनाया है, इस भगवान ने बनाया है। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं के समान एक कलाकार भी होता है जो उसका प्रतिरूप तैयार करने का प्रयास करता है। जैसे किसी मनुष्य को देखकर उसका जो है तस्वीर बनाना, मूर्ति बनाना, किसी पेड़ पौधे को देखकर उस चीज़ की जो है राइट कॉपी बनाने का प्रयास करना, ये मानव की अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है कला अभिव्यक्ति है। किसने कहा है? कला अभिव्यक्ति है। ये क्रोचे ने कहा कि क्रोचे मानव की जो अभिव्यक्ति है कला है। मानव की उत्तम व्यवस्थित अभिव्यक्ति ही कला होता है, क्रोचे ने कहा है। नेक्स्ट है अनुकरण या कला अनुकरण। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। अरस्तु महोदय ने कहा है कि अपने परिभाषित करते हुए अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में उन्होंने कहा है कि कला जो है प्रकृति की अनुकरण है। कला जो है प्रकृति के अनुकरण है, अर्थात जो भी कलाकार सृजन करता है, किसी वस्तु को सृजन करता है, किसी चीज़ को बनाता है, तो रियल दिखाने के लिए, सही वास्तविकता दिखाने के लिए वो प्रकृति का अनुकरण करता है। अर्थात प्रकृति में जो चीज़ें जैसा होता है ठीक उसी की राइट कॉपी करने का प्रयास करता है। ठीक उसी के अनुसार वो अपने चित्र को भाव देता है, रंग देता है, रूप देता है, आकार देता है। वो सारे चीज़ उसी के अनुसार देता है। जैसे एक कलाकार या चित्रकार या मूर्तिकार यदि वो हाथी बना रहा है, तो यदि हाथी के सूंड नहीं बनाएगा, या उसके चार पैर के अतिरिक्त उसे 5 पैर दिखा देगा, तो अर्थात वो कुशल कलाकार नहीं है। सारे चीज़ को उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, अर्थात उसके चित्र भद्दे हो जाएंगे, अद्भुत हो जाएंगे, अर्थात वो प्रकृति से अलग हो जाएंगे। अर्थात कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई जो है जीव नहीं देखा होगा जिस प्रकार से वो बना दिया है, अर्थात जो है वो उसकी कला जो है महत्वहीन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ भाग है या रूप है? तो किसने कहा है? फारेड ने कहा है। फारेड ने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ भाग है। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ भाग या रूप है, ये फारेड ने कहा है। अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई गुण होता है, कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई कला होता है। वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो चित्रकला के रूप में हो, चाहे मूर्तिकला के रूप में हो, चाहे काव्य कला के रूप में हो, चाहे स्थापत्य कला के रूप में हो, चाहे संगीत कला के रूप में, अर्थात किसी भी कला के अंतर्गत आता हो, रूप पर्दा हो या आरूप पर्दा हो। तो जब तक कोई व्यक्ति जो है अपनी दमित मीन्स अंदर की जो विचारें हैं, वासनाएं हैं, अर्थात जब तक वो अपने विचार को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जब तक वो अपने विचार को देगा नहीं, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कुछ नहीं करता है, ना तो बोलता है ना तो कुछ करता है, तो उसके अंदर जो भावनाएं हैं, जो उसके विचार हैं, वो उसके अंदर मन में दमित रहती हैं और उसे आगे डर बनाया रहता है कि हम कोई चीज़ प्रेजेंट करेंगे, कोई चीज़ बनाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है। भाई कोई चीज़ व्यक्ति जो है जन्म से थोड़ी पैदा होता है, लेकर वो चीज़ें सीखता है। जब करते करते व्यक्ति कोई चीज़ आरंभ कर देता है तो उसके दमित भावनाएं वो खुल जाती हैं। जैसे एक लिफाफा होता है, जब तक लिफाफा एक होता है, डाक से आपके पास एक पत्र आता है, तो डाक से जो पत्र आता है जब तक उसे फाड़ा नहीं जाता है, उससे मतलब फारेड को हम ऐसे रख सकते हैं कि जैसे वासनाएं जब तक किसी चीज़ को फाड़ा नहीं जाएगा, अर्थात उसके मतलब जो है विचारों को उकेरा नहीं जाएगा, तब तक
हम उस चीज़ को नहीं जान सकते हैं या उस चीज़ को नहीं व्यक्त कर सकते। जैसे लेटर होता है, कोई लिफाफा होता है, उसमें जो होते हैं मैटर होते हैं, विषय होते हैं, गुण होते हैं, क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ को तब तक नहीं हम जान सकते हैं जब तक उसे फाड़ते नहीं। तो अर्थात फाड़ने से फारेड को याद रखेंगे। फारेड महोदय ने दिया है कि दमित वासनाओं को जब तक किसी व्यक्ति के अंदर के जागरूक नहीं किया जाएगा, उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये नहीं उसके बारे में पता किया जा सकता कि इसके अंदर कौन सी प्रतिभा है और ये किस स्तर की प्रतिभा है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा अपने समाज में, अपने आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, वो कभी कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर तो बहुत अच्छा सिंगिंग है, बहुत अच्छा नाच लेता है, बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेता है, बहुत अच्छा बना लेता है, बहुत अच्छा ये काम कर लेता है। तो उसके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो दमित होती हैं, जब फड़ कर निकलती हैं, वो बाहर निकलती हैं, तो लोगों को पता चलता है। इस चीज़ को फारेड महोदय ने कहा है। इस क्रम में अगला हमारा प्रश्न है, कला अनुकरणीय है। तो कला अनुकरणीय है किसने कहा है? तो प्लेटो ने कहा है। कला अनुकरणीय है मीन्स किसी चीज़ का अनुकरण करना, किसी चीज़ की कॉपी करना, तो इसलिए कहा गया है कला अनुकरणीय है। तो ये कहा गया है कला सत्य की अनुकृति है, या कला सत्य की अनुकृति है। अर्थात प्लेटो ने कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा कि जैसे एक प्लेट होता है, प्लेट वास्तविक होता है। प्लेटो के अनुसार एक प्लेट रखिए, तो एक प्लेट होता है, प्लेटो से प्लेट याद रखिए, जिसमें हम लोग कभी कभी भोजन करते हैं प्लेट में। तो क्या है, एक कला के द्वारा बना है, कला सत्य की अनुकृति है। अर्थात तो प्लेट है तो प्लेट वास्तविक है, और उसी प्लेट की जब हम लोग कहीं ड्राइंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसी प्लेट की हम लोग कॉपी करते हैं कि प्लेट ऐसे होता है, तो उसी प्लेट को हम लोग कॉपी करके अपने ड्राइंग पेज पे बनाते हैं, कागज़ पे बनाते हैं। तो प्लेटो ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। अर्थात प्लेट क्या है, प्लेट सत्य होता है, वास्तविक होता है। ऐसा नहीं होता कि प्लेट हो आपके पास से हट जाए या समाप्त हो जाए या दिखे ना। जैसे संगीत होता है, संगीत के दौरान आपको वो सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, इसके बाद संगीत ख़त्म होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि खाने के बाद प्लेट आपका गायब हो जाता है। तो प्लेट जो होता है वास्तविक है, वो सत्य है, अर्थात उसी की अनुकृति, उस प्लेट की अनुकृति जो है तैयार करना ही कला है। अर्थात उसे प्लेटो ने कहा है। अर्थात नेक्स्ट हमारा है सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो क्रोचे ने कहा है। सहानुभूति का जो सिद्धांत है क्रोचे ने कहा है। नेक्स्ट अगला हमारा है, ये महत्वपूर्ण नहीं ज़्यादा है, प्लेटो का ये महत्वपूर्ण है, अरस्तु का भी महत्वपूर्ण था। अगला है फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं? फ्रायड के विचारों पर कृतियों का निर्माण कौन करते हैं? तो डॉली करते हैं। डॉली एक चित्रकार हैं, डॉली करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आधुनिक भारतीय कला के पिता कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक जो भारतीय कला के पिता कहे जाते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय कला के पिता जो माने जाते हैं, कहे जाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहे जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो है महान कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारे हैं रूप तत्वों के गतिशीलता को क्या कहते हैं? रूप तत्वों के गतिशीलता को क्या कहते हैं? क्रियाशीलता। अर्थात जो रूप तत्व होते हैं उनकी गतिशीलता को क्या कहा जाता है? क्रियाशीलता कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, किसी भी वस्तु या प्राकृतिक अपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना
किसी भी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखते हैं कि आधार पर यथावत चित्रण करना क्या कहलाता है? तो स्मृति चित्रण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है मित्रों, जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे कोई स्मृति रेखांकन कहा जाता है, चित्रण कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति किसी स्थान पे, किसी पैलेस पे टहलने जाता है, कोई मूर्ति देखता है, कोई गार्डन देखता है, कोई जो भी सारे चीज़ वो देखता है, जिस भी रूप में उसे दिखाई देता है, उस चीज़ को अपने दिमाग में, उसके दिमाग में फिलअप हो जाता है, बैठ जाता है वो सीन। और फिर आके वो अपने 2-4 दिन बाद फिर अपने वो लाइब्रेरी में या अपने जो है अपने घर पे रूम में या उसके जो होते हैं जहाँ पे वह चित्रकारी करता है, फिर बैठकर उसको स्मृति करके चित्रांकन करता है, रेखा करता है, याद करके करता है। अर्थात उसे जो है यथावत चित्रण करना कहलाता है। अर्थात उसे स्मृति रेखांकन कहा जाता है। अगला हमारा है, किसी वस्तु या प्राकृतिक उपादान को प्रत्यक्ष देखकर यथावान करने का प्रयास क्या कहलाता है? अर्थात प्रतिरूपात्मक अंकन। अर्थात व्यक्ति जब किसी स्थान पर बैठकर सम्मुख अध्ययन करता है या सम्मुख उस चीज़ को देखकर, जैसे आपने वाराणसी में, लखनऊ में देखे होंगे कि फाइन आर्ट वाले बच्चे वहाँ प्लेटफार्म पे, स्टेशन पे बैठकर किसी ना किसी व्यक्ति का, यात्री का वो चित्र सम्मुख बैठकर वो बनाते हैं, उसकी कॉपी तैयार करते हैं, फ़ोटो तैयार करते हैं। जैसे हम लोग कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, जब हम लोग कैमरे के सामने होते हैं तभी कैमरा हमारा फ़ोटो तैयार कर पाता है, तभी वो बना पाता है। ठीक उसी प्रकार से चित्रकार के सम्मुख हम जब रहते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, जो भी हमारे भाव होते हैं, उस चीज़ को चित्रकार जो है देखकर प्रतिरूपात्मक अंकन करता है। अर्थात उसे एक फ़ोटोकॉपी के रूप में तैयार कर देता, फ़ोटो के रूप में तैयार कर देता। जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हम होते हैं, उसी को प्रतिरूपात्मक अंकन कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक उपादानों जैसे फूल, फल, फूल, पत्ती, बेल आदि का यथावत चित्रण क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चित्रण कहलाता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक उपादानों या प्राकृतिक जो भी सारी चीज़ें विद्वान हमारे बीच में, हमारे इस धरती पे, जगत में, संसार में जो भी सारे चीज़, चाहे आम का फल हो, सेब का फल हो, अनार हो, केला हो, जो भी सारे हैं फल हैं, गुलाब हैं, कमल है, लिली का फूल है, जो भी सारे फूल हैं, पत्तियां, जिस भी सारे केले के पत्ते हैं, गुलाब के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, बेल आदि, जैसे भी सारे जो भी सारे चीज़ हमारे सामने प्राप्त हैं, विद्वान हैं, उन सभी जो है प्राकृतिक अंकन करने को कहा जाता है प्राकृतिक उपादान। अर्थात प्राकृतिक अंकन कहा जाता है। अर्थात जो भी सारे चीज़ हमारे प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई, प्रकृति के द्वारा बनाई गई, जो वास्तविकता है, जिसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, उसे हम प्राकृतिक अंकन कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारा जो है विभिन्न वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर प्रकाश, प्रमाण आदि को ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, विभिन्न वस्तुओं को सामने प्रत्यक्ष रूप से रखकर प्रकाश, प्रमाण आदि को, या प्रकाश दिखाना हो, छाया प्रकाश दिखाना हो, प्रमाण उसके आकार दिखाना हो, उसको ध्यान में रखकर उसे तैयार किया जाता है। तो उसे कहते हैं वस्तु चित्रण कहते हैं, या वस्तु रेखांकन कहते हैं। जो लोग बॉम्बे आर्ट किए होंगे उसमें एक पेपर होता था, पहला पेपर होता था स्टिल लाइफ। जो लोग बॉम्बे आर्ट किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि पहला पेपर जो होता था स्टिल लाइफ होता था। और जो लोग बीए से, कला से बीए करते हैं, फाइन आर्ट करते हैं, उनका भी पेपर, जो फर्स्ट पेपर जो स्टिल लाइफ का होता है, जो वस्तु चित्रण होता है, जिसमें कुछ बाल्टी हैं, मग है, बाल्टी में कपड़े डाल दिए जाते हैं, वहाँ पे गिलास में आधा पानी भर दिया जाता है, कलर पानी भर दिया जाता है, नारियल रख दिया जाता है, कुछ सब्जियां रख दिए जाते हैं। अर्थात जिस भी प्रकार के जो है वहाँ पे वस्तुओं के समूह को, बर्तनों के समूह को
जो संयोजित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, उसे वस्तु चित्रण या वस्तु अंकन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्टिल लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, हमारा क्लास मैराथन है, तो आप लोग को अधिक से अधिक जानकारी इस मैराथन के द्वारा देंगे। टॉपिक पे शून्य से शिखर की तरफ चलना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपके अच्छे नॉलेज हो सकें, आपको संपूर्ण जानकारी हो सके। जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, कोई जो है बिंदु आपसे ना छूटे, अधिक से अधिक नंबर से आप सफल हो सकें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला है, यंत्रों द्वारा निश्चित ताप तौल के माध्यम से या आधार पर अंकन करने को क्या कहते हैं? अर्थात यंत्रों के द्वारा निश्चित माप तौल के आधार पर अंकन करने को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? यांत्रिक अंकन कहा जाता है। अर्थात जैसे मित्रों, हम लोग कोई चीज़ निर्माण करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे त्रिभुज बनाना होता है, वृत्त बनाना होता है, आयत बनाना होता है, वर्ग बनाना होता है, तो हम लोग ये आपके प्राविधिक कला में बहुत महत्वपूर्ण इसकी यांत्रिक अंकन का रहता है। जो भी आपको बनाने होते हैं, चित्र बनाने होते हैं, वो भी आयत या गोले में बनाने होते हैं, वृत्त में बनाने होते हैं, त्रिभुज बनाने होते हैं, जिसका कोई ना कोई निश्चित माप होता है या त्रिज्या में बनाना होता है। उसे हम लोग जिसमें स्केल, गोला प्रकार, चाँदा का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसमें हम माप और तौल का प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर कोई चीज़ हम लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसको यांत्रिक अंकन कहते हैं। यंत्रों के द्वारा अंकन करना को आंतरिक अंकन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, पेंसिल, पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट या चिन्ह बनाने को क्या कहा जाता है? मित्रों, पेन के द्वारा किसी अन्य माध्यम की सहायता से जो पट पर चित्र बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अंकन कहा जाता है। जो पट चित्र होते हैं, अर्थात जो बनाए जाते हैं, पेंसिल के द्वारा बनाया जाए, पेन के माध्यम से जो भी बनाए जाते हैं, उसे पट चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट इसी हमारे क्रम में है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और चित्रकार जो अंकन करता है, तो वह क्या कहलाता है? जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करता है तो और चित्रण जो अंकन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मित्र, आपने देखा होगा कि क्राइम ब्रांच में, क्राइम के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कभी कभी जो किसी की तस्वीर बनाना होता है, जैसे अपराधी होता है, बड़ा अपराधी होता है, और उसका हुलिया कैसा है, तो उसे अगर उसका फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं किसी माध्यम से, जिसकी फ़ोटो तस्वीर नहीं खींच पा रहे हैं, तो उसको जो है एक कलाकार के द्वारा स्केच कराया जाता है, उसकी हुलिया बताई जाती है कि उसकी हुलिया प्रेजेंट टाइम में इस प्रकार से है, और कलाकार उसको उसके व्यक्तित्व के बारे में उसका रूपरेखा उस तरीके से तैयार कर देता है, जिसको कहा जाता है आइडेड क्रिएटिव की ड्राइंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है इसी क्रम में, आइकल अगला हमारा है नेक्स्ट, माइकल एंजेलो ने मानव देहकृत को कितने भागों में बांटा है? तो मित्रों, माइकल एंजेलो ने मानव देह या मानव शरीर को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। अर्थात माइकल एंजेलो के द्वारा जो बताए गए हैं मानव शरीर को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है, कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो मित्रों, जो कलाकार के होते हैं उनके चित्र विधि को कहा जाता है तकनीक कहा जाता है। अर्थात कलाकार
एक ही तकनीक के माध्यम से एक ही विधि से कार्य नहीं करता, भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा कार्य करता है, भिन्न भिन्न तकनीकों के द्वारा कार्य करता है, जिसको तकनीक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र बिंब को क्या कहते हैं? तो पूर्व धारण कहा जाता है। तो रचनाकार के मस्तिष्क में बनने वाले प्रारंभिक चित्र को क्या कहा जाता है? तो पूर्व धारण कहा जाता है। अर्थात जो भी रचनाकार होता है, जो भी कलाकार होता है, वो किसी चीज़ को बनाने के पूर्व वो अपने मस्तिष्क में उस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व अपने मस्तिष्क में वो बैठा लेता है, अर्थात उससे फिलअप कर लेता है कि हमें क्या बनाना है, हमें क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे रखना है, क्या भाव देना है। उस सारे भाव को, रंग को, रूप को वो प्रारंभ चित्र में बिंबित कर लेता था, पूर्व धारण कर लेता है बनाने से पहले। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे क्या कहा जाता है? जो पदार्थ रंगों के कणों को बांधता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बाइंडर कहा जाता है। उसे बाइंडर कहा जाता है जो पदार्थ रंगों को बांधता है। नेक्स्ट है विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटे आदि से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो मित्रों अलंकारिक चित्रण कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि शादी समारोह में, विवाह समारोह में या कहीं फंक्शन होता है तो वहाँ पे जो साज सज्जा का कार्य चलता है बहुत ही जो है अद्भुत होता है, बहुत ही अच्छा होता है, जहाँ पे अलंकरण देखने को मिलता है, अलंकृत चित्र देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि रंगोली भी बनता है और वहाँ पे जो प्रवेश गेट भी बनता है, गुब्बारे भी लगाए जाते हैं, अच्छे टेंट लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के लाइट झूमर लगाए जाते हैं। तो अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आकृतियाँ सजाई जाती हैं, जो इलेक्ट्रिक भी होते हैं साज सज्जा, कुछ मानव हस्त निर्मित भी होते हैं, जो भी सारे प्रकार के होते हैं, उसे अलंकारिक चित्रण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पुस्तकों के पृष्ठों कागज तथा अथवा वस्त्रों के टुकड़े पर सूक्ष्म अलंकरण शैली में बने छोटे छोटे चित्र को क्या कहा जाता है? तो लघु चित्रण कहा जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि पुस्तकों के जो पृष्ठ पे, पुस्तक के ऊपर पे जो आपने चित्र देखते होंगे, कागज़ अथवा वस्त्रों के टुकड़े पे जो वस्त्र आप लोग पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस पर भी छोटे छोटे बूटीदार आपने देखा होगा, जो है चित्र देखते होंगे। अर्थात इन सभी चित्रों को क्या कहा जाता है? लघु चित्रांकन कहा जाता है। लघु चित्र कहे जाते हैं जो हमारे किताबों में मिलते हैं, जो हमारे जो है कपड़ों पे देखने को मिलते हैं, इसे लघु चित्रण कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है व्यवहारिक कार्यों में काम आने वाली कला को क्या कहते हैं? व्यवहारिक कार्य में काम आने वाली कला को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक कला कहते हैं। व्यवहारिक मीन्स व्यापारिक, जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, उत्तम होता है, किसी कार्य को हम जब करते हैं, अर्थात व्यापार को कार्य करने के लिए व्यापारिक कला अर्थात व्यवहारिक कला जो हमारे होते हैं, जो हमारे जनजीवन में उसकी उपयोगिता है, अर्थात उसे व्यापारिक कला कहा जाता है। जो हम लोग उस चीज़ को तैयार करके, कार्य करके हम लोग व्यापारिक कला अर्थात हम लोग बेचने का कार्य करते हैं। जैसे आभूषण बनाना, ये व्यवहारिक मिट्टी के बर्तन बनाना, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है टेक्सटाइल कार्य करना, ये सारे व्यवहारिक कार्य आते हैं और जो व्यापारिक कला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा व्यापारिक कला के अंतर्गत क्या आते हैं? तो व्यापारिक कला के अंतर्गत जो आते हैं, बुक के कवर आते हैं, पोस्टर आते हैं, विज्ञापन आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के और आ जाते हैं। स्केच को क्या कहा जाता है? तो स्केच को खसड़ा कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है टीजीटी के प्रश्न हैं, पूछे गए हैं। तो स्केच को क्या कहा जाता है? खसड़ा कहा जाता है। खसड़ा क्या होता है मित्रों?
किसी व्यक्ति को देखकर जब कलाकार तेज़ी से स्केच करता है, फ्री हैंड स्केचिंग करता है, बिना माप बिना तौल के उसके भाव को दिखाने का प्रयास करता है और कुछ क्षणों में उसके भाव उसकी तस्वीर को बना देता है, उसे फ्री हैंड ड्राइंग भी कहा जाता है और उसे खसड़ा कहा जाता है, अर्थात उसको खसड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुछ वस्तुओं के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर छाया प्रकाश प्रमाण दूरी आदि का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो स्थित चित्रण कहा जाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु के समूह को सामने रखकर प्रत्यक्ष रूप से उसके छाया प्रकाश या प्रमाण दूरी आदि को दिखाने का हम प्रयास करते हैं तो उसे स्थित चित्रण कहा जाता है, अर्थात वो चित्र बिल्कुल स्थित होते हैं और शांत मुद्रा में होते हैं। जैसे मैं बताया कि स्टिल लाइफ के जो है चित्र आपने देखा होगा, स्टिल लाइफ में जो पेपर होता था, जो वस्तुओं का समूह होता था, वो स्थित चित्रण होता था, अर्थात छात्रों के सामने सम्मुख वो वस्तु एक संयोजित ढंग से एक व्यवस्थित ढंग से रखा जाता था, जो एक अनुपात में होता था, एक अंतराल में होता था, अर्थात छात्र उसी को देखकर अंकन करके उसको छात्र अंकन करके अपने कागज़ पे अपने पेपर पे वो उतारने का कार्य करता है, जिसे स्थित चित्रण कार्य कहा जाता है, अर्थात उस चीज़ की सेम कॉपी तैयार करना, जिसमें छाया प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि छाया कहाँ पड़ रहा है, प्रकाश कहाँ। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रंग डाई की जाती है, अर्थात चित्र में रंग भरने के बाद उसे उल्टा करके जो रंगाई की जाती है उसे क्या कहते हैं? गदकरी कहते हैं। अर्थात इस तरीके से किया जाता है कि रंग भरने के बाद उसे उल्टा किया जाता है, जिससे उनका जो है चित्र जो है जो उनके रंग हैं उससे फैले ना, जो है अर्थात वो उसी स्थान पर जो है केंद्रित रहें। अगला है भारतीय चित्रकला का प्रेरणा स्रोत क्या है? तो भारतीय चित्रकला का जो प्रेरणा स्रोत है काम है, अर्थात काम मीन्स कामसूत्र। कामसूत्र में आप काम वासना को ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है काम मीन्स, जैसे आपने देखा होगा कि खजुराहो में जो विषय है, खजुराहो मंदिर का जो विषय है काम वासना से संबंधित है, अर्थात भारतीय चित्रकला का जो प्रेरणा का स्रोत माना गया है काम वासना से संबंधित है, काम से माना गया है। जैसे मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये काम जो है काम सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्रकला के सहयोग में। नेक्स्ट हमारा है भारतीय कला का प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म है। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार करना, बौद्ध धर्म के द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए गए हैं और उनकी मूर्तियों का उनके जो है जीवन से संबंधित जीवन कथाओं का वर्णन मिलता है धर्म के आधार पर। ललित कला की शुरुआत किसके समय में हुआ? तो ललित कला की शुरुआत किसके समय से माना जाता है? तो ललित कला का जो समय माना जाता है राजा भयजीत के समय से माना जाता है, अर्थात उन्होंने राजा भयजीत जो है यमराज के नग्न प्रेतों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें नग्नजीत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से कला जो है प्रारंभ माना जाता है ललित कला का जो है। अगला इसी क्रम में है भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? भारतीय चित्रकला का आधुनिक रूप क्या है? तो आधुनिक रूप अमूर्त है। नेक्स्ट हमारा है भाव कितने प्रकार के होते हैं? अमूर्त है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आधुनिक समय में जो चित्र बनाए जाते थे वो
किसी ना किसी धरातल पे बनाए जाते थे, किसी ना किसी धरातल पे बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय में जो चित्रकला का आधुनिक जो रूप है वो अमूर्त इसलिए मान लिया गया है कि अब चित्र और मूर्ति जो बन रहे हैं वो आपके डिवाइस में बन रहे हैं, अर्थात कंप्यूटर में बन रहे हैं, जो आपके स्क्रीन के अंदर वो समाप्त हो जाती है। लेकिन पहले के समय जो आपको चित्र या मूर्ति देखने के मिलते थे वो शिला पे मिलते थे या पत्थरों पे मिलते थे, जो कोई भी उसे देख पाता था। लेकिन आज के समय में आपके सिस्टम में, आपके जो है वो डिवाइस के अंदर, चिप के अंदर, मेमोरी के अंदर वो सारे वीडियो क्लिप है या मूर्ति है, चित्र है, आपको देखने को मिलते हैं, जिसको अमूर्त माना गया है। नेक्स्ट है, भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो भाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाव हैं? कौन कौन से भाव हैं? जो भाव कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं। भाव को प्रकट जो सामने दिखाई दे, अर्थात जो चित्र के हृदय में भाव उत्पन्न करता हो। अर्थात भाव 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात जो हमें दिखाई भी देता है और जो उसके हृदय में आंतरिक रूप से उसके भाव दिखाई देते हैं। जैसे सिंह दिखाया जाता है, सिंह दिखाया जाता है देखने में, तो सिंह जो है साधारण लगता है, लेकिन जब उसके भाव दिखाए जाते हैं, उसके चीख, उसके जो है भयानक उसके रूप दिखाए जाते हैं, तो उससे उसके अंदर की जो है अग्रता को, उसके अंदर की उग्रता को दिखाने का प्रयास करता है कि इसके अंदर बहुत भयानक ये जानवर है, जिससे लोग डर जाते हैं, जिससे लोग के अंदर ये भाव दिखाई देता है कि ये साधारण कोई जीव नहीं है, साधारण कोई पशु नहीं है, जो इस बात से ज्ञान होता है। अर्थात मित्रों, आज का क्लास हमारा यहीं पे समापन होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़े रहने के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे कोई भी बिंदु ना छूटे महत्वपूर्ण श्रृंखला। और जो ये सारे प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहे हैं, सारे प्रश्न जो है कभी ना कभी किसी ना किसी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप लोग को यदि हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमारा दूसरा वीडियो आप लोग को मिल सके।